पराग डिसाइड करता है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर राही की डांस क्लास लगेगी, ना कि माही का शोरूम बनेगा। और माही, मैं तुम्हारे लिए एक अलग से जमीन ढूंढ लूंगा, हमारे पास बहुत पुश्तैनी जमीन है। इस बात से नाराज होकर कहती हंगामा मचा देती है। कहती है कि यहाँ पर माही का शोरूम ही बनेगा, किसी की कोई डांस एकेडमी नहीं खुलने वाली है। कहती पराग से बदतमीजी करने लगती है और यह देख के वसुंधरा कोठारी आग बबूला हो जाती है और कहती को दो तड़ाके से चांटे मारती है। इस ओर जसप्रीत अनुपमा को घसीट के घर से बाहर निकाल रही होती है। अनु, तू हमारे घर पे बोझ बन के नहीं रहेगी, अगर तेरे को काम करना है तो आज के दिन काम ढूंढ लेना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। इसलिए अनुपमा काम ढूंढते ढूंढते मनोहर लाल जी के घर पे जाती है और वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत जसप्रीत से होती है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि जसप्रीत की दोस्त जसप्रीत को बताती है कि बॉस जसप्रीत को आज नौकरी से निकालने वाला है। और यह बात सुनकर जसप्रीत आग बबूला हो चुकी थी, क्योंकि उसने सारा ही काम बॉस के लिए किया और बॉस ने पूरा क्रेडिट लेकर दोगलापना दिखाया और जसप्रीत को नौकरी से निकाल दिया। जसप्रीत का गुस्सा शांत हो उससे पहले ही मकान मालिक आ जाता है। मकान मालिक कहता है कि तुम दोनों को यह चौल खाली करनी पड़ेगी या फिर डबल किराया देना पड़ेगा। जसप्रीत कहती है, किस खुशी में, आपकी बेटी की शादी होने वाली है क्या जो किराया डबल कर रहे हो? हमने आपको कितनी बार कंप्लेन करी थी कि ये सीलिंग खराब है, यहाँ से पानी टपक रहा है, लेकिन वो तो आपने ठीक कराया ही नहीं और किराया डबल करने की बात कर रहे हो। मकान मालिक कहता है कि मैंने यह जगह तुम दोनों को रहने के लिए दी थी, लेकिन ये तीसरी कौन है? बिना मेरी इजाजत के यहाँ पे तीसरा इंसान रहने कैसे आ सकता है? देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो डबल किराया देना होगा। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चले जाता है। जसप्रीत का गुस्सा उसकी चेतना पे भारी पड़ चुका था, इसीलिए वो अनुपमा के पास जाती है और कहती है कि अनु, कल तो तुझसे बात नहीं हो पाई, अभी मुझे बता कि कल तू मनोहर लाल जी के घर पे गई थी या नहीं गई थी? कुछ काम वाम किया तूने वहाँ पर कि हर बार की तरह मुंह उठा के वापस घर पे आ गई? अनुपमा कहती है कि मैं उनके घर काम नहीं कर सकती, वो डांस करते और मुझे वो देखा नहीं जाता, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए प्लीज मैं वहाँ पे काम नहीं कर सकती। जसप्रीत कहती है, वाह, एक तो 6 महीने से तू हमारे सर पे बोझ बनी हुई है और दूसरा तेरे को काम करने को बोले तो तू काम भी नहीं करती है, तू कहीं की महारानी है क्या? अगर देख अनु, तूने काम नहीं किया ना तो हम तेरे को घर से निकाल देंगे और मुझे लगता नहीं है कि तू काम करने वाली है। इसलिए जसप्रीत अनुपमा का हाथ पकड़ती है और उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले जाती है। लेकिन अनुपमा हाथ जोड़ते हुए कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे घर से मत निकालो, मेरे सर पे कोई छत नहीं है, मैं काम कर लूंगी। इस वक्त भारती जसप्रीत को कहती है कि जसप्रीत ये तू क्या कर रही है? लेकिन जसप्रीत तो भारती को भी चुप करवा देती है और कहती है कि देख अनु, तेरे को मनोहर लाल जी के यहाँ जाके काम करना होगा, अगर तूने काम नहीं किया ना तो तू इस घर से रवाना हो जा। ये बम्बई है, बम्बई, यहाँ पे किसी के सर पे बोझ बन के तू नहीं रह सकती। हमसे खुद से हमारा किराया नहीं भरा जा रहा, हम तेरा भी किराया भरेंगे क्या? एक तो तेरे कारण इस मकान मालिक ने किराया भी डबल कर दिया, हमको यहाँ पे समाज सेवा करने नहीं बैठे। अनुपमा हाथ जोड़ते हुए कहती है कि मैं कुछ भी काम कर लूंगी, बर्तन धोना, कपड़े धोना, रोटी बनाना, मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन मैं किराया अगले महीने से टाइम पे भर दूंगी। जसप्रीत कहती है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो अभी मनोहर लाल जी के घर पे जा और वहाँ पे काम करना शुरू कर दे। अब तू का नया काम ढूंढेगी, काम करेगी, पैसे मिलेंगे, बहुत लंबा समय हो जाएगा, जब तक हम तेरे को झेल नहीं सकते। तू मनोहर लाल जी के यहाँ आज ही जाएगी और आज ही काम शुरू करके आएगी। अनुपमा कहती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं वहाँ जाऊंगी, मैं काम करूंगी, मैं बोझ नहीं बनूंगी, मैं काम करूंगी। अगले पल हम देखते हैं कि कोठारी परिवार में बिजनेस मीटिंग हो रही है। उसी वक्त वहाँ पर माही आ जाती है और कहती है कि क्या आप सब इंटीमेशन शोरूम की बातें कर रहे हैं? पराग कहता है कि माही बेटा, हमारा रियल डायमंड शोरूम का बिजनेस है, हम इंटीमेशन शोरूम की बात क्यों करेंगे? उसी वक्त माही कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि प्रेम ने आपको सारी चीजें बता दी होगी कि प्रेम और मैंने प्लान किया है कि हम एक इंटीमेशन शोरूम खोलेंगे उस जगह पर जो कि हमारी खानदानी है। गौतम कहता है कि वाह माही, तुमने तो निर्णय सुना दिया, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये बिजनेस तुम्हारा नहीं है, ये कोठारीज का फैमिली बिजनेस है और इस फैमिली बिजनेस के नियम, कानून, कायदे सब अलग अलग होते हैं और इसका निर्णय केवल और केवल हेड ऑफ द फैमिली यानी पराग जी ले सकते हैं या फिर पूरी फैमिली की बैठक के साथ निर्णय लिया जा सकता है। उसी वक्त वहाँ पर कैथी आ जाती है। कहती है कि क्यों नहीं ले सकती माही निर्णय, माही ने जो कह दिया वो होके रहेगा। पराग कहता है कैथी जी, आप बात को समझिए, अब माही के निर्णय से उदास नहीं है या फिर उसे मना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हर निर्णय लेने का एक तरीका होता है। बिजनेस का निर्णय जो लोग बिजनेस में इतने समय से काम करते हुए आ रहे हैं वो लोग साथ मिलके लेंगे, ना कि बस माही के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने डायरेक्टली एग्जीक्यूट ही कर दिया। ऐसा नहीं होता कहती जी। कहती है कि अगर आर्यन होता और उसका भी डिसीजन होता तो क्या आप यही कहते? मुझे पता है आप ऐसा नहीं कहते, क्योंकि आर्यन के डिसीजन को आप मानते थे, लेकिन माही के डिसीजन को आप नहीं मान रहे। आखिर क्यों? आर्यन के जाने के बाद आर्यन का सब कुछ माही का ही तो है। आर्यन का जो कंपनी में शेयर था वो माही का हो चुका है, इसलिए माही के भी डिसीजन रखे जाएंगे। माही इस कंपनी में एक मालकिन है, कोई नौकर नहीं है कि बस उसकी बात सुनी और भूल गए। उसी वक्त मीता आती है और कहती है कि मेरे भी पति इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कोई चपरासी नहीं है, इसीलिए इस बिजनेस के हर डिसीजन को लेने से पहले उनसे पूछा जाएगा। कहती है कि अब रसोई में काम करने वाले हमें बिजनेस सिखाएंगे? आपने आज तक ना तो कोई जॉब करी है और ना ही कोई बिजनेस करा है, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि जो बिजनेस चल रहा है उसमें अपनी टांग अड़ाने का।
मीता कहती है कि मैं टांग नहीं अड़ा रही हूँ भाभी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर माही को कोई डिसीजन लेना है तो उसको पूरे परिवार से पूछना पड़ेगा। रही बात ना कि मैंने जिंदगी रसोई में बिताई है, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरे पति ऑफिस को ही घर ले आते हैं, वो घर पे ही काम करते हैं। साथ ही मैं एक बिजनेस फैमिली से आती हूँ, तो मुझे भी बिजनेस की अच्छी खासी समझ है। उसी वक्त पराग कहता है कि यहाँ पर कोई भी शोरूम वोरूम नहीं बनेगा, यह मेरा फाइनल निर्णय है, क्योंकि अब मेरा मन नहीं रहा। यह जमीन मैंने बरसों पहले ली थी, यह सोचते हुए कि यहाँ पर मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करूंगा, लेकिन अब मेरी इच्छा बदल चुकी है। इस जमीन पर सिर्फ और सिर्फ राही की डांस अकेडमी बनेगी। और यह बात सुन के कहती के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोग यहाँ पे शौक हो जाते हैं और प्रेम और राही खुश हो जाते हैं। प्रेम कहता है कि डैड ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, फैंटास्टिक आइडिया, और माही मैं तुम्हारे शोरूम के लिए दूसरी जगह ढूंढ लूंगा, क्योंकि हमारे पास पुश्तैनी बहुत जमीन है, कहीं और शोरूम खोल लेंगे, लेकिन उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ डांस अकेडमी ही बनेगी। उसी वक्त कहती चिल्लाते हुए कहती कि कोई भी डांस अकेडमी नहीं खुलेगी। पराग कहता है लेकिन क्यों कहती जी? कहती है कि इसीलिए क्योंकि इस राही का चेहरा देखकर मुझे आर्यन का मरा हुआ चेहरा याद आता है, किस तरीके से इस माँ और बेटी ने मिलकर उस आर्यन को मौत के घाट उतार दिया। आप लोग शायद भूल गए, लेकिन वह बेटा था मेरा, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती। उसकी कातिल की बेटी हमारी पुश्तैनी जमीन पर डांस अकेडमी नहीं खोलेगी, मतलब नहीं खोलेगी। पराग कहता है देखो कहती जी, आप अपनी बहुओं में भेदभाव कर रही हो, माही भी तो उसी अनुपमा की बेटी है। कहती है कि बेटी दो है लेकिन झलक सिर्फ एक है। माही ने अपने पति को खोया है, राही ने क्या खोया? राही तो अभी भी अपनी जिंदगी में खुश है, पार्टियां कर रही है, सच धज के तैयार हो रही है, और अब उसको डांस अकेडमी भी खोलनी है। पराग कहता है कि कहती जी, माही बाहर काम करने जा रही है, ये आपको चलता है, लेकिन राही अगर अपनी डांस अकेडमी खोलना चाह रही है तो आप उसे मना कर रही है। कहती मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, माही को काम पे इसलिए भेज रहे ताकि उसका मन लगा रहे, वो बार बार आर्यन को याद ना करे। और राही का क्या है, वो तो एसी वाले कमरे में मस्त आराम करती है ना। और वैसे भी शादी के बाद मैंने भी अपनी जॉब वॉब सब छोड़ी थी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो राही को भी ये सब करना पड़ेगा। मैंने भी अपनी सास की बात मानी थी, तो राही को भी अपनी सास की बात माननी ही पड़ेगी। उसी वक्त वहाँ पर वसुंधरा कोठारी आ जाती है और कहती है कि अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। कहती तुम्हारी भचर 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 सुन के ना मैं तंग आ गई हूँ। मैं पिछले 8 महीने से सारी चीजें देख रही हूँ कि तुम आर्यन को अपना बेटा नहीं बल्कि एक हथियार मान के इस्तेमाल कर रही हो। आर्यन तुम्हारे साथ साथ इस परिवार का भी बेटा था, पराग का भी बेटा था। इस परिवार का हर सदस्य आर्यन से बहुत प्यार करता था, और आर्यन के जाते वक्त सभी लोग बेहद उदास थे, लेकिन 8 महीने में सभी लोग अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। हालांकि मुझे पता है कि यह दुख भुलाना इतना आसान नहीं है एक माँ के लिए, लेकिन तुम दुखों को संजोरने की जगह दुखों का इस्तेमाल कर रही हो अपना मकसद पूरा करने के लिए। अनुपमा से हम सभी नाराज हैं, लेकिन इसमें राही की क्या गलती है? और रही बात माही की, तो माही तुम भी इस चीज को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हो, बिल्कुल अपनी सास की तरह। तुम क्या अपने लिए नाश्ता भी नहीं बना सकती? हर बार हर चीज के लिए राही को कह रही हो। तुम्हारे आने से पहले भी बिजनेस चलता था, पहले भी काम होता था, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आने से बिजनेस कोई 10 गुना आगे बढ़ गया हो। इसीलिए जाओ और अपने लिए नाश्ता खुद बनाओ। और रही बात कहती तुम्हारी, तो यह घर कोठारी परिवार का है, और शुरू से ही कोठारी परिवार का हर निर्णय पराग लेते हुए आया है, और आगे भी वही लेगा, वही उठाएगा पूरे परिवार की जिम्मेदारी, ना कि तुम और ना ही तुम्हारी बहू माही। अगर पराग ने डिसाइड कर लिया है कि वहाँ पर डांस अकेडमी खुलेगी तो वहाँ पर डांस अकेडमी खुलेगी, बात खत्म। और तुम पराग से इस तरीके से बात नहीं कर सकती, वह मेरा बेटा है, वह तुम्हें कुछ कहता नहीं है, तो क्या तुम उसके सर पे बैठ के नाचोगी? अगली बार आर्यन के नाम पे इस घर में किसी को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इस वसुंधरा कोठारी से बुरा और कोई भी नहीं होगा। और अब इतने ताने सुन के कहती से रहा नहीं जाता है, इसलिए वह माही को लेकर वहाँ से चली जाती है। प्रेम वसुंधरा का आशीर्वाद लेता है, साथ ही सभी लोग श्रीनाथ जी से इनके घर में खुशी आए उसकी प्रार्थना करते हैं। ईश्वर अनुपमा भी निकल जाती है मनोहर लाल जी के घर पे तैयार होकर, क्योंकि आज उसे वह सामना करना ही पड़ेगा, आज उसे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह जसप्रीत और भारती के सर पे बोझ बन के रहना नहीं चाहती। जैसे ही अनुपमा घर में जाती है वैसे ही मनोहर लाल जी अनुपमा को स्टैचू कर देते हैं और चारों ही तरफ से अनुपमा को देखने लगते हैं। वो अनुपमा को कहते हैं कि मुझे तुम्हारे अंदर नृत्य की झलक दिख रही है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।